हेलो एस्पिरेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हमारी एमसीक्यू सीरीज का पार्ट नंबर 13 है। अभी तक हमने 12 पार्ट्स देख लिए हैं। होप सो कि आपको काफ़ी अच्छी हेल्प मिल रही होगी जो एमसीक्यू सीरीज चल रही है। कहने का तो ये एमसीक्यू सीरीज है, बट यहाँ पे हम काफ़ी सारे जो है टॉपिक्स को क्लियर कर रहे हैं साथ साथ। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। आज सबसे पहला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है तो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है, मोस्ट कॉमन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इन हाइपरएमेसिस ग्रेविडम। दैट मीन यहाँ पे देखो कीवर्ड्स कितने हैं, तो 2 कीवर्ड्स हैं। सबसे पहले तो हमको यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के बारे में पूछा गया है और किस कंडीशन में, हाइपरएमेसिस ग्रेविडम। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि हाइपरएमेसिस ग्रेविडम होता क्या है, तभी जाके हम इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का बता सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन आप देख सकते हो क्या क्या है आपके सामने। हाइपर नाइट्रीमिया है आपके सामने, उसके बाद हाइपोकैलीमिया है, फिर हाइपर कैल्सीमिया है एंड देन हाइपोमैग्नीसीमिया है। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे ना डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। जिस बच्चे ने हाइपरएमेसिस ग्रेविडम पढ़ा होगा वो इजीली इसका आंसर कर सकता है, बट जिस बच्चे को हाइपरएमेसिस ग्रेविडम के बारे में पता ही नहीं होगा तो वो इसका आंसर तो बिल्कुल गलत करेगा। तो मैं आपको सबसे पहले इसका आंसर बता देता हूं। आंसर इसका इजी है, आंसर इसका है हाइपोकैलीमिया। ठीक है, आंसर इसका है हाइपोकैलीमिया, बी इसका आंसर है। बट जैसे कि आपने अभी तक एमसीक्यू सीरीज देखी है, यहाँ पे हम डायरेक्टली ऑप्शन को टिक करके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे नहीं बढ़ते। पूरे क्वेश्चन को, पूरे कॉन्सेप्ट को डाइसेक्ट करते हैं, डिकोड करते हैं, उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब हाइपरएमेसिस ग्रेविडम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है पढ़ने की। क्या है ये हाइपरएमेसिस ग्रेविडम, तो चलो साथ साथ समझते हैं हाइपरएमेसिस ग्रेविडम को। तो इसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा अभी HG करके। ठीक है, तो मैं इसको शॉर्ट में लिखूंगा HG। क्लियर, HG में इसको शॉर्ट में लिखूंगा हाइपरएमेसिस ग्रेविडम। क्या होता है हाइपरएमेसिस ग्रेविडम, तो इसकी डेफिनेशन की बात अगर मैं करूं तो आप लिखेंगे मेरे साथ साथ। ये एक देखो सिंपल से क्या है, वॉमिटिंग से याद रखना है इसको। ठीक है, तो लिखो सीवियर लेकिन क्या, परसिस्टिंग। ठीक है, सीवियर परसिस्टेंट वॉमिटिंग, severe persisting vomiting in early pregnancy। ठीक है, leading to, इसकी वजह से क्या होगा, more than 5% weight loss। ठीक है, more than 5% weight loss। और क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगी। हाइड्रेशन का मतलब पानी का होना, डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी होना। और साथ में क्या होगा, एंड कीटोन यूरिया। अब ये कीटोन यूरिया क्या होता है, यहां पे देखो एक पॉइंट और आ गया। कीटोन यूरिया हमको समझना है क्या है। सबसे पहले हाइपरएमेसिस ग्रेविडम होता क्या है, तो हाइपरएमेसिस ग्रेविडम सीवियर परसिस्टेंट वॉमिटिंग होती है। सीवियर होगी, वॉमिटिंग होगी, लगातार होगी। ठीक है, कब, अर्ली प्रेगनेंसी की स्टेज में होगी। इसकी वजह से क्या होगा, तो मोर देन 5% वेट लॉस होगा, डिहाइड्रेशन होगी और क्या होगा, कीटोन यूरिया होगा। तो इतने सारे पॉइंट्स हमको यहाँ पे पता चल चुके हैं। ठीक है, अब समझेंगे हम इसके बाद इसके आगे। क्या इतना ही हाइपरएमेसिस ग्रेविडम से आएगा, तो नहीं, यहाँ पे टाइमिंग पे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कहां से क्वेश्चन बनेगा, टाइमिंग से क्वेश्चन बनेगा। तो साथ साथ लिखेंगे आप क्या है इसका टाइम ऑफ ऑकरेंस, जो डायरेक्ट एमसीक्यू आया हुआ है, डायरेक्ट पीवाईक्यू आया है, बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है। तो टाइम ऑफ ऑकरेंस, जो बैकग्राउंड में नॉइज आपको आ रहा है बेटा, मैं आपको बता दूं कि अभी रात के लगभग 2:30 बजा है जब ये वीडियो जो है रिकॉर्ड हो रहा है। बाहर जो है कुत्ते भौंक रहे हैं, तो आप उनको इग्नोर करिए। कंटेंट देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो इसलिए नॉइज़ को तो मैं अभी रात को इसलिए करता हूँ क्योंकि दिन को काफ़ी शोर होता है, तो रात को बैठ के करेंगे तो नॉइज़ नहीं होगा। बट क्या करें, गली में जो कुत्ते हैं वो तो भौंक रहे हैं, उन्हें चुप नहीं करवा सकते। बट आप सिर्फ मेरी आवाज़ पे फोकस करें। तो टाइम ऑफ ऑकरेंस क्या है, तो याद रखेंगे। स्टार्ट पे क्वेश्चन पूछता है कब स्टार्ट होता है, तो याद रखना स्टार्ट एट 6 वीक्स। 6 वीक्स पे जो ये वॉमिटिंग का सिलसिला है ये स्टार्ट होता है। अब क्वेश्चन आएगा पीक से, पीक कब आएगा इसका। ठीक है, तो याद रखना पीक इसका आता है कब, 9 to 13 वीक्स। ठीक है, 9 to 13 वीक्स इसका पीक आएगा। अब रिजॉल्व कब होगा, क्या ये पूरी प्रेगनेंसी में रहेगा, नहीं, रिजॉल्व होगा कब, तो ये लिखेंगे यूजुअली रिजॉल्व कब होगा, रिजॉल्व दैट 16 to 20 वीक्स। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स हमको यहाँ पे पता चलता है, स्टार्ट कब होता है, पीक कब आती है और रिजॉल्व कब हो जाता है, क्या, हाइपरएमेसिस ग्रेविडम। क्यों होता है हाइपरएमेसिस ग्रेविडम, तो इसके कॉजेज पूछे जाते हैं हमको। तो अब हम कॉजेज पे बात करेंगे। यहाँ तक होप सो आपने नोट कर लिया होगा, तो आगे अब मैं कॉजेज की बात करूंगा, क्यों होते हैं। तो इसी के साथ लिखेंगे कॉजेज,
क्यों होता है ये हाइपरेमिसिव ग्रेविडम, या इन्हीं कॉजेज को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं कॉजेज को हम क्या बोलते हैं साथ में, इन्हीं को हम रिस्क फैक्टर बोलते हैं। अब मैं आरएफ लिख रहा हूँ शॉर्ट में, ठीक है, क्यों होता है तो आरएफ इसको हम बोलते हैं रिस्क फैक्टर। सबसे पहले याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एचसीजी के बढ़ने से, एचसीजी का लेवल बढ़ता है, एचसीजी क्या हो गया, ह्यूमन कोरोनिक गोनाडोट्रोपिन, इसके लेवल के बढ़ने से जो है इसकी पीक आती है और इसी की वजह से हाइपरेमिसिव ग्रेविडम की कंडीशन बनती है। बट यहाँ पे एचसीजी डायरेक्ट नहीं पूछता है, कौन सा एचसीजी, तो याद रखना बीटा एचसीजी, ठीक है, इंक्रीज इन बीटा एचसीजी, ठीक है, बीटा एचसीजी की लेवल बढ़ती है, ठीक है। और बीटा एचसीजी की पीक से क्वेश्चन आता है, तो पीक कब आती है, तो याद रखना बीटा एचसीजी की पीक आती है एट 8 to 12 वीक्स, ठीक है, 8 to 12 वीक्स। और कब होता है ये, और क्या कंडीशन है, एक तो इसकी वजह से होता है हाइपरेमिसिव ग्रेविडम, दूसरा क्या कॉज है, तो याद रखना मल्टीपल प्रेगनेंसी, मल्टीपल प्रेगनेंसी मतलब ट्विन्स हैं, एक से ज़्यादा बच्चे हैं, ठीक है, और मोलर प्रेगनेंसी, ठीक है, फॉल्स प्रेगनेंसी है, ठीक है, मोल है बस, मोलर प्रेगनेंसी में भी हाइपरेमिसिव ग्रेविडम की कंडीशन बनती है। और कुछ बुक्स यहाँ पे फीमेल फीटस भी लिखते हैं, तो फीमेल फीटस होता है तब भी, ये उतना ज़्यादा रिलेवेंट है और पूछा नहीं जाता, बट चलो नॉलेज के लिए लिख लो फीमेल फीटस। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो इंपॉर्टेंट आप याद रखेंगे, एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है आपका एचसीजी के ऊपर, कौन सा, तो बीटा एचसीजी, दूसरा क्या है मल्टीपल प्रेगनेंसी और मोलर प्रेगनेंसी। और लास्ट में मैं आपको बता दूं कि जिसको हिस्ट्री रही हो, ठीक है, एचओ लिख रहा हूँ मैं, हिस्ट्री ऑफ एचजी मतलब हाइपरेमिसिव ग्रेविडम इन प्रीवियस प्रेगनेंसी, ठीक है, साथ में क्या लिख रहा है मैंने, हिस्ट्री जो होगी किसकी, एचजी मतलब हाइपरेमिसिव ग्रेविडम इन प्रीवियस प्रेगनेंसी। तो ये हमको कॉजेज का पता चल गया, हाइपरेमिसिव ग्रेविडम क्या होता है, इसका टाइम ऑफ ऑकरेंस के ऊपर क्वेश्चन आता है, कॉजेज के ऊपर क्वेश्चन आता है, क्या बस इतना ही क्वेश्चन आएगा, इसके अलावा और क्वेश्चन आएगा, नहीं इसके अलावा और क्वेश्चन नहीं आएंगे। हाँ, कुछ इस पे हॉलमार्क साइन के ऊपर क्वेश्चन पूछता है वो, ठीक है, लिख लो ये भी, चलो आ गया दिमाग में तो लिखा लेता हूँ साथ साथ। और इसी में कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, तो चलो स्टार मार्क करके मैं लिख रहा हूँ, आप मेरे साथ साथ नोट करेंगे। तो हॉलमार्क साइन के ऊपर क्वेश्चन आएगा, ठीक है, हॉलमार्क साइन क्या है इसका, हॉलमार्क साइन इसका है कीटोन यूरिया। अब ये कीटोन यूरिया क्या होता है सर, नई चीज लिखा दी। देखो मुझे पता है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं रेगुलरली उनको तो पता होगा कीटोन यूरिया क्या है, बट मेरा वही मोटिव रहता है कि बेसिक्स जितने ज़्यादा हो सके उतने मैं क्लियर करूं। कीटोन यूरिया का सिंपल मतलब है, नाम से पता चल रहा है, कीटो मीन्स कीटोन और यूरिया का मतलब यूरिन, याद रखना। तो ठीक है, याद रखना इसको, क्या है ये, तो ये है हाई कीटोन लेवल इन यूरिन, ठीक है, हाई कीटोन लेवल इन यूरिन। यूरिन में कीटोन का लेवल हाई आएगा तो मतलब ये हॉलमार्क साइन बन जाएगा, कंफर्मेटरी साइन बन जाएगा किसका, हाइपरेमिसिस ग्रेविडम का। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। क्या सर और कुछ पॉइंट, और भी कुछ पॉइंट आ सकते हैं एग्जाम में हमको डायरेक्टली, जो डायरेक्ट देखने को मिलेंगे? तो बिल्कुल सीरियस कॉम्प्लिकेशन के ऊपर क्वेश्चन बनता है, जो कि वर्निक्स एंसेफेलोपैथी पे क्वेश्चन बनता है। अब आप देखोगे ये नाम क्या अजीब से नाम ले रहे हो सर, बहुत ईजी है, अभी क्लियर करवा दूंगा, जो मैंने अभी बोला है ये अभी क्लियर करवा दूंगा। तो पॉइंट लिखेंगे साथ साथ मेरे। सीरियस कॉम्प्लिकेशन क्या है, सीरियस कॉम्प्लिकेशन, सीरियस कॉम्प्लिकेशन, सीरियस कॉम्प्लिकेशन की अगर मैं बात करूं तो याद रखना सीरियस कॉम्प्लिकेशन है वर्निक्स एंसेफेलोपैथी, ठीक है, WERNICKES, वर्निक्स एंसेफेलोपैथी, ENCEPHALOPATHY। क्या है ये वर्निक्स एंसेफेलोपैथी, नया वर्ड आ गया सर, सीरियस कॉम्प्लिकेशन होती है। क्या है वर्निक्स एंसेफेलोपैथी, तो चलो इसको पहले डिफाइन कर देता हूं, पहले इसी को निपटा देता हूं, उसके बाद आगे इसके जो कॉम्प्लिकेशंस है वो पढ़ेंगे। तो वर्निक्स एंसेफेलोपैथी जो है ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, ठीक है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, जो कि न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, ब्रेन का रिलेटेड कंडीशन है, जो किसकी वजह से होती है, थायमिन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, याद रखेंगे, लिख लेते हैं साथ साथ। तो वर्निक्स एंसेफेलोपैथी को मैं शॉर्ट में WE लिख रहा हूं, ठीक है, ठीक है, इज अ लाइफ थ्रेटनिंग, लाइफ थ्रेटनिंग मतलब जानलेवा, ठीक है, लाइफ थ्रेटनिंग जो लाइफ को थ्रेट दे रही है डायरेक्टली, ठीक है। थ्रेट का मतलब ही क्या हो गया, थ्रेट का मतलब ही हो गया खतरा, है ना, थ्रेट है, किसी से खतरा है, ठीक है, जान का खतरा। वर्निक्स एंसेफेलोपैथी इज अ लाइफ थ्रेटनिंग एक्यूट न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, ठीक है,
जो कि किसकी वजह से होती है, कॉज्ड बाई, अभी मैंने बताया आपको, कॉज्ड बाय थायमिन की कमी से। क्या बोलते हैं थायमिन को, कौन सा विटामिन होता है ये, विटामिन B1, ठीक है, विटामिन B1 की डेफिशिएंसी की वजह से, ठीक है, विटामिन B1 की डेफिशिएंसी की वजह से ये कंडीशन आती है, ठीक है। और यही वर्निस एनकेफेलोपैथी किससे लिंक्ड होता है, तो याद रखना ये लिंक्ड होता है एल्कोहलिज्म से, जो एल्कोहलिक पर्सन होता है उनमें होता है, और माल न्यूट्रिशन और साथ में प्रोलॉन्ग वॉमिटिंग, ठीक है। ये 3 कंडीशंस हैं जिनकी वजह से वर्निस एनकेफेलोपैथी होता है। और जो थर्ड मैंने बोला प्रोलॉन्ग वॉमिटिंग, वही तो हो रही है, ठीक है। सीवियर जो हमने वॉमिटिंग पढ़ा, जो हाइपरेमेसिस ग्रेविडम में हमने सबसे पहले क्या चीज पढ़ी कि सीवियर परसिस्टेंट वॉमिटिंग हो रही है, तो वर्निस एनकेफेलोपैथी यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, और एक चीज मैं बताऊं, इस वर्निस एनकेफेलोपैथी में ना एक चीज और पूछी जाती है, वो क्या है, वो बेसिकली पूछा जाता है इसके जो मतलब ना क्लासिकल ट्राइड पूछे जाते हैं इसमें। तो 3 ट्राइड कंडीशंस बनती है इसमें, क्या है वो भी कर लेते हैं। यहाँ पे लिखता हूं मैं इसको, यहाँ पे जगह बनाते हैं और लिखते हैं, इसी का ये पॉइंट है, याद रखना, प्रेजेंट विद क्लासिकल ट्राइड, प्रेजेंट विद क्लासिकल ट्राइड ऑफ, क्या क्या है, पहला ट्राइड है, याद रखना, कंफ्यूजन। जिसको वर्निस एनकेफेलोपैथी होगा सबसे पहले वो कंफ्यूजन होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोल दिया ये कौन सी कंडीशन है, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, तो सबसे पहला कंफ्यूजन। सेकंड पॉइंट क्या आएगा इसमें, सेकंड पॉइंट इसमें होता है एटेक्सिया। एटेक्सिया का मतलब क्या हो गया, एटेक्सिया का मतलब हो गया लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पाएगा पेशेंट। और थर्ड पॉइंट ऑप्थेल्मो पैरासिस, ठीक है। ऑप्थेल्मो पैरासिस का मतलब क्या हो गया, आई मूवमेंट जो होगा ये डिसऑर्डर हो जाएगा, डिसऑर्डर्ड आई मूवमेंट, आई मूवमेंट डिसऑर्डर, ठीक है, आई मूवमेंट डिसऑर्डर्ड होगा। तो क्या क्या चीजें हमने देखी यहाँ पे, वर्निस एनकेफेलोपैथी को डिकोड किया है ना, क्या क्या होता है इसमें, वर्निस एनकेफेलोपैथी में 3 चीजें ट्राइड देखी जाती हैं, एक कंफ्यूजन, एटेक्सिया और ऑप्थेल्मो पैरासिस। इज इट क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आ गई है क्या सर, और भी कुछ इंपॉर्टेंट है, तो हाँ, मैनेजमेंट से कभी कभार क्वेश्चन आता है कि मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, तो इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट इसमें याद रखना, सिंपल, किसकी कमी हो रही है, थायमिन की कमी हो रही है, तो क्या देंगे, थायमिन देंगे। तो मैनेजमेंट पे क्वेश्चन आएगा तो मैनेजमेंट पे लिख लेते हैं। नेक्स्ट लिखो, इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट, MGT में शॉर्ट में लिख रहा हूं। इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट क्या है, तो मैनेजमेंट में हम लिखेंगे गिव थायमीन, गिव थायमीन, ठीक है, थायमीन देंगे, कब देंगे, बिफोर IV, ठीक है, बिफोर IV ग्लूकोज, IV ग्लूकोज देने से पहले हम पेशेंट को क्या दे देंगे, थायमीन दे देंगे। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो गई, यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की बात अगर हम करें, जो हमको क्वेश्चन पूछा गया था कि हाइपरेमेसिस ग्रेविडम में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस होता है, तो मैंने आपको आंसर पहले ही बता दिया, फिर लिख रहा हूं मैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है, आ क्या चुका है, अभी हमने सॉल्व भी किया और ये PYQ ही था जो मैं आपको करवा रहा हूं। इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है, तो हाइपोकैलीमिया, मोस्ट कॉमन याद रखना, ठीक है, MC लिख रहा हूं शॉर्ट में, मोस्ट कॉमन है ये। अब ये हाइपो का मतलब हो गया, याद रखना, हाइपो का मतलब कम, हाइपर जिसमें हाइपर हो गया वो ज्यादा, हाइपो मतलब कम। कैलीमिया, कैलीमिया को याद रखना है, पोटाशियम की बात हो रही है, पोटाशियम का सिंबल क्या है, K, तो ये K से याद रखेंगे, ये पोटाशियम की बात हो रही है। तो हाइपोकैलीमिया का मतलब हो गया पोटाशियम कम हो जाता है। अब एक चीज मैं आपको बताऊं, एक चीज यहाँ पे आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रोलाइट पे क्वेश्चन था, है ना, यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि इलेक्ट्रोलाइट वाले टॉपिक को ही निपटा दूं मैं। इलेक्ट्रोलाइट की बात हो रही है ना, तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते क्या हैं, कौन कौन सा इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो हमारी बॉडी पे इफेक्ट करते हैं, क्या उनकी इंपॉर्टेंस है, कहाँ कहाँ से इलेक्ट्रोलाइट पे क्वेश्चन बनता है, तो चलो वो भी मैं अभी आपको यहीं पे करवा देता हूँ। पहले आप देखो हमने क्या क्या देखा इसमें, तो हमने सबसे पहले हाइपरेमेसिस ग्रेविडम को समझा कि क्या होता है, सीवियर वॉमिटिंग होती है इसमें, है ना, वेट में अगर पूछेंगे तो कितना, more than 5 जो है % वेट लॉस हो जाता है, डिहाइड्रेशन होती है और साथ में कीटोन यूरिया होता है। टाइम
ऑफ अकरेंस की बात करें तो कब होता है, 6th वीक पे स्टार्ट होता है। उसके बाद पीक कब आता है, तो 9 to 13 वीक पे पीक आता है। रिजॉल्व कब हो जाएगा, तो 16 से 20 वीक में रिजॉल्व हो जाता है। इसके कॉजेज की या हम रिस्पेक्टर की बात करें तो बीटा HCG का लेवल बढ़ जाता है ना। मल्टीपल प्रेगनेंसी में देखा जाता है, मोलर प्रेगनेंसी में देखा जाता है, जो फीमेल फीटस है उसमें देखा जाएगा, और जिसमें हिस्ट्री पहले से ही रही होगी हाइपरेमेसिस ग्रेविडम की, उनमें ये देखा जाता है। हॉलमार्क साइन के ऊपर अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कीटोन यूरिया लिखना है आपने। कीटोन यूरिया क्या है, बेसिकली ये कीटोन बॉडीज जो है आ जाती हैं आपके यूरिन में, ठीक है। कीटोन लेवल जो है यूरिन में दिखता है, हाई दिखता है। उसके बाद सीरियस कॉम्प्लिकेशन की अगर हम बात करें, हाइपरेमेसिस ग्रेविडम अगर ज्यादा है तो उसकी जो सीरियस कॉम्प्लिकेशन है तो वो वर्निक्स एनकेफ्लोपैथी होती है। वर्निक्स एनकेफ्लोपैथी क्या होती है पूरा एक्सप्लेन कर दिया। इसके ट्रायड जो है वो पूछे जाते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और इसके अलावा और क्या चीज़ हमने देखी, तो इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट की जब हमने बात की तो थायमिन की बात कर दी। वर्निक्स एनकेफ्लोपैथी डिपेंड ही है, थायमिन की कमी से हो रहा है। इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस की अगर हम बात करें, जो हमको क्वेश्चन पूछा गया था ये, तो मतलब क्वेश्चन एक था, इस एक ही क्वेश्चन को हमने पकड़ा और इसमें कितने सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पे देख लिए। लेकिन इसके अलावा मेरा मन नहीं भरा है, मैं अब चाहता हूँ कि मैं आपको यहीं पे इसी क्वेश्चन में जो ये इलेक्ट्रोलाइट वाला तामझाम है ना, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस, ये टॉपिक ही पूरा यहीं कंप्लीट करवा देता हूँ, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करता हूँ अब मैं। इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होता क्या है, सबसे पहले हम इलेक्ट्रोलाइट को समझते हैं क्या है। तो लिखो इलेक्ट्रोलाइट, साथ साथ लिखेंगे इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट, तो याद रखेंगे इलेक्ट्रोलाइट में, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या हो गया, तो इलेक्ट्रोलाइट होता है सिंपल से ये मिनरल्स होते हैं जो कि बॉडी फ्लूइड में होते हैं, ठीक है। और इनके ऊपर ना चार्ज होता है, कोई इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, और ये हेल्प करते हैं किसमें, आपके नर्व की कंडक्शन में हेल्प करते हैं, मसल की कंट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, आपकी बॉडी में जो फ्लूइड का बैलेंस है उसमें हेल्प करते हैं, है ना, और एसिड बेस के बैलेंस को बनाते हैं। तो ये चार पांच चीजें इसमें इलेक्ट्रोलाइट जो है वो करता है। क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट, तो लिखेंगे, लिखो मिनरल्स इन बॉडी, ये मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी के फ्लूइड में, मिनरल्स इन बॉडी फ्लूइड्स दैट कैरी एन इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, दैट कैरी एन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड हेल्प इन, किस किस में हेल्प करता है, तो नर्व कंडक्शन में हेल्प करता है, और किस में हेल्प करता है, मसल की कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगा, और किस में हेल्प करेगा, फ्लूइड के बैलेंस में, ठीक है, फ्लूइड के बैलेंस में, और किस में हेल्प करेगा, तो आपकी बॉडी में जो कि एसिड और बेस का बैलेंस है, ठीक है, एसिड बेस बैलेंस। याद रखना एसिड बेस बैलेंस जो है ना एग्जामिनर का फेवरेट पॉइंट है, यहां से बहुत क्वेश्चन बनाते हैं, क्या होता है आगे समझेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या हो गया, ये मिनरल्स हैं हमारी बॉडी में, और क्या क्या इनके काम है ये मैंने आपको बता दिया। अब कौन कौन सा इलेक्ट्रोलाइट हमको इंपॉर्टेंट जो हमको पढ़ने होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमारी बॉडी में जिनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो याद रखना सबसे पहले आ जाता है सोडियम, ठीक है, सबसे पहले आ जाता है सोडियम, इसको मैंने पॉजिटिव से डिनोट करते हैं। उसके बाद क्या आ जाता है, उसके बाद आ जाता है पोटाशियम, जिसको हम के से डिनोट करते हैं, ठीक है, क्लियर। और उसके बाद दूसरी चीज़ सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, फिर क्या आ गया, कैल्शियम, सी से डिनोट करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, कैल्शियम के बाद क्लोराइड आ जाएगा, ठीक है, कैल्शियम के बाद क्लोराइड आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, और मैग्नीशियम को भी हम देखते हैं इसी में, ठीक है, मैग्नीशियम Mg2 पॉजिटिव, क्लियर। तो क्या क्या हो गया, सोडियम हो गया, सोडियम के बाद पोटाशियम हो गया, ठीक है, सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, क्लोराइड हो गया, और मैग्नीशियम हो गया। तो ये 5 इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो कि हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन, क्या क्या फंक्शन, सबसे पहले नर्व कंडक्शन में काम आते हैं, मसल की कंट्रैक्शन में, फ्लूइड बैलेंस में, और एसिड बेस बैलेंस में इनका मेन रोल होता है। अब एक एक को समझते हैं, यहीं पे निपटाता हूँ यार, सोडियम को भी यहीं पे समझा देता हूँ, क्योंकि आगे ना एसिड बेस बैलेंस के ऊपर और इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो इसको यहीं निपटा ही देते हैं साथ साथ ना, टॉपिक अब स्टार्ट हुआ ही है तो इसको यहीं पे कंप्लीट कर देता हूँ। चलो अब समझते हैं एक एक करके इसको, ठीक है, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सोडियम की, ठीक है, सबसे पहले हम सोडियम की बात करेंगे। सोडियम किससे डिनोट किया था हमने इसको, Na से, ठीक है, Na पॉजिटिव से हमने इसको डिनोट किया था। याद रखना सोडियम की नॉर्मल वैल्यू से क्वेश्चन आता है, सोडियम की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, तो याद रखना 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। पीछे लेक्चर्स में भी बता चुका हूँ थोड़ा बहुत इसके बारे में, लेकिन आज थोड़ा डिटेल में कर देते हैं। याद रखना और क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये क्या किस काम आता है, तो याद रखना ये मेंटेन करता है
मेंटेन फ्लूइड बैलेंस, ठीक है, एंड बीपी, फ्लूइड बैलेंस और बीपी का काम है इसका। क्लियर। अब यहीं पे एक चीज मैं आपको बताऊं, 135 से लेकर 145 ये इसका नॉर्मल रेशो है। मतलब 135 से अगर नीचे चले गया तो कुछ कंडीशन बनेगी, 145 से ऊपर चले गया तो कुछ कंडीशन बनेगी। याद रखना, सोडियम जब बढ़ जाएगा कितने से, 145 से, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, इस कंडीशन को बोलेंगे हाइपरनेट्रीमिया, ठीक है, हाइपरनेट्रीमिया। क्लियर। और अगर यही सोडियम कम हो जाए कितने से, 135 से, तो इसी को क्या बोलेंगे, हाइपोनेट्रीमिया। सिंपल है ना, इजी है। हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया। क्लियर। अब याद रखना, लो हो गया, ये लो मतलब कम हो गया, मतलब हाइपोनेट्रीमिया कंडीशन आ गई। तो हाइपोनेट्रीमिया में क्या देखने को मिलेगा, हाइपोनेट्रीमिया में देखने को मिलता है कंफ्यूजन। क्लियर, कंफ्यूजन देखने को मिलेगा। और क्या, सीजर्स, है ना, जो दूरे आते हैं ना, ठीक है, सीजर्स देखने को मिलते हैं। और अगर यही कंडीशन हाई हो जाए, हाई को क्या बोला था मैंने, अगर हाइपरनेट्रीमिया वाली कंडीशन आ जाए तो हाइपरनेट्रीमिया में क्या होगा, सबसे पहले तो प्यास लगेगी, है ना, नमक ज़्यादा हो गया, थर्स्ट, है ना, नमक ज़्यादा खा लेते तो प्यास लगती है। और इरिटेबिलिटी, काफ़ी इरिटेटेड रहेगा पेशेंट। क्लियर हो गया। सोडियम के ऊपर कुछ थोड़ी सी बातें हमने कर ली। सोडियम के बाद हम दूसरा इलेक्ट्रोलाइट पकड़ते हैं। दूसरा इलेक्ट्रोलाइट क्या पकड़ेंगे हम, सेकंड इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे, पोटाशियम की। पोटाशियम जो है, इसका मैंने आपको बताया था किससे हम डिफरेंस करते हैं, के से, के पॉजिटिव। नॉर्मल, अगर इसका नॉर्मल वैल्यू अगर हमको कोई पूछे तो नॉर्मल वैल्यू क्या होती है इसकी, तो याद रखना 3.5 से 5.0, 3.5 से 5.0 मिली इक्वलेंट पर लीटर। क्लियर, ये इसकी नॉर्मल वैल्यू है। अब मेन फंक्शन पे क्वेश्चन आएगा इसका, ठीक है। मेन फंक्शन इसका क्या है, तो जैसे हमने फंक्शन पढ़ा था सोडियम का, ये मेंटेन करता था फ्लूइड को। अब इसका मेन फंक्शन क्या है, तो मेन फंक्शन, पोटाशियम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। किसके लिए है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कार्डियक रिदम को देखता है, ठीक है, और मसल के फंक्शन, कार्डियक रिदम एंड मसल फंक्शन इसका मेन काम है। अगर ये लो हो जाए, मतलब 3.5 से कम हो जाए, मतलब क्या हो जाए, 3.5 से कम हो जाए, तो यहाँ पे क्या सिम्टम दिखेंगे, वीकनेस दिखेगी, ठीक है, वीकनेस दिखेगी। और क्या दिखेगी, ईसीजी में यू वेव दिखती है, ठीक है। यू वेव जब भी आएगा, याद रखना, यू वेव जब भी आपको देखने को मिलेगा, मतलब कम हो चुका है पोटाशियम, ठीक है, मतलब कम हो चुका है पोटाशियम, कम हो चुका है। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, हाइपोकैलीमिया बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, इसी में आगे हम देखेंगे, अगर हाई हो जाए तो, बढ़ जाए पोटाशियम, अगर बढ़ गया तो तब क्या होगा, तो याद रखना पीक आ जाएगी किसमें, टी वेव में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ईसीजी की हैं। टी वेव में पीक आ जाती है, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, ये पोटाशियम का बढ़ना मतलब मृत्यु, ठीक है, मौत, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो टी वेव बढ़ी तो एक तो टी वेव का पीक आ जाएगा, और क्या खतरा रहेगा, कार्डियक अरेस्ट। क्लियर। तो इसलिए पोटाशियम की लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी अब मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, जैसे मैंने आपको सोडियम में बताया था कि सोडियम बढ़े तो क्या। अब देखो, अगर पोटाशियम इंक्रीज हो गया कितने से, 5.0 से इंक्रीज हो गया, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, इस कंडीशन को हम बोलेंगे हाइपरकैलीमिया, हाइपरकैलीमिया। क्लियर। और अगर इसी में कम हो जाए कितने से, 3.5 से कम हो जाए, इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोकैलीमिया। इजी है ना, हाइपोकैलीमिया। तो ये दो इलेक्ट्रोलाइट्स हमने यहाँ पे निपटा दिए, एक हमने सोडियम की बात कर ली, एक हमने पोटाशियम की बात कर ली। अब सोडियम और पोटाशियम के बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइट हम क्या पकड़ते हैं, नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइट, थर्ड इलेक्ट्रोलाइट हमारे सामने है। थर्ड हम पकड़ते हैं कैल्शियम को, ठीक है, कैल्शियम को। अब आप बोलोगे सर क्वेश्चन तो एक ही हुआ। अब देखो, क्वेश्चन एक बेशक हुआ है, बट मैंने टॉपिक ही पकड़ लिया अब यहीं पे, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आता है। जेके एसएसबी में भी यहाँ से बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन, वैल्यूज पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सिम्टम्स पे, मेन फंक्शन पे पूछ लेते हैं, तो सारी चीजें यहीं कवर करवा रहा हूँ। तो कैल्शियम का क्या था, Ca2 पॉजिटिव, ठीक है, Ca2 पॉजिटिव। नॉर्मल अगर वैल्यू पूछे आपसे कोई कैल्शियम की, कि नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है कैल्शियम की, तो याद रखेंगे 8.5 से 10.5 mg/dl, ठीक है, याद रखेंगे mg/dl। मेन फंक्शन क्या है इसका, मेन फंक्शन बहुत इजी है, आपको पता होगा। कैल्शियम बोन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो बोन की स्ट्रेंथ के लिए, बोन की स्ट्रेंथ के लिए और मसल की कंट्रैक्शन के लिए, ठीक है, मसल की कंट्रैक्शन के लिए और बोन की स्ट्रेंथ के लिए कैल्शियम इंपॉर्टेंट है। अगर लो हो जाए कैल्शियम, मान के चलो कम हो गया, ठीक है, कम हो गया, तो क्या होगा, इससे टेटनी होता है, ठीक है,
है ना, टेटनी की कंडीशन आती है, और ट्रोसियस साइन। ये ट्रोसियस साइन क्या होता है ना, अब मैं बता तो दूं, लेकिन एक काम करना, देखो कुछ टर्मिनोलॉजीज या कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं यहाँ पे लेक्चर के बीच में, मैक्सिमम तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सब बताऊँ, कुछ कुछ चीज़ें मैं नहीं बताता हूँ। अगर आपका फर्ज बनता है, अगर आपको नहीं पता है उसको डायरेक्टली गूगल किया करो और जो नोट्स बना रहे हो वहीं पे लिखो। ट्रोजर साइन भी मैं बता देता, बट अब यहाँ से मुझे पता चलेगा आप कितने सिंसियर हो। इस ट्रोजर साइन को आप सर्च करोगे, वहां से पढ़ोगे और फिर मुझे बताओगे, कमेंट में बताओ। अगर किसी को अभी पता है कि ट्रोजर साइन क्या है, वीडियो को यहीं पे बेटा पास करो और यहीं पे आप लिख दो कि यहाँ से आपको एक तो रिवीजन भी हो जाएगा और आपके ब्रेन में डायरेक्टली क्वेश्चन आया और डायरेक्टली उसने आंसर किया, आपको रेस्पॉन्स भी आपका पता चलेगा कि आपका ब्रेन कितना जल्दी रेस्पॉन्ड कर रहा है चीज़ों को लेकर, ठीक है। और अगर यही हाई हो जाए कैल्शियम, यही कैल्शियम अगर हाई हो जाता है तो इसमें क्या होगा, हाई अगर हो गया कैल्शियम तो याद रखना ये कौन सी कंडीशन में होता है, किडनी स्टोन्स, ठीक है, और बोन में पेन हो रही है, वहां से हमको पता चलता है, ठीक है। किडनी स्टोन में कॉमनली देखा गया क्योंकि कैल्शियम की बनती है वो किडनी स्टोन, ठीक है, और बोन पेन देखने को मिलता है। हाँ, जैसे मैंने वहीं पे बताया था आपको कि बढ़ना और घटना वही हाइपर और हाइपो, ठीक है। यहाँ पे भी बता देता हूँ, अगर कैल्शियम ज़्यादा तो वैसे नहीं होता, कम ही होता है, या ज़्यादा है तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर कैल्सीमिया, और कम है तो क्या बोलेंगे, हाइपो कैल्सीमिया, ठीक है। शॉर्ट में ही छोड़ रहा हूँ क्योंकि अब इतना तो आपको पता चल गया है, पूरा इसको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या है हमारे पास, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइट हम पकड़ते हैं मैग्नीशियम को, Mg लिख रहा हूँ शॉर्ट में, ठीक है। मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, क्लियर। इसकी नॉर्मल वैल्यू से पूछा जाएगा, क्या है इसकी नॉर्मल वैल्यू, 1.5 से लेकर 2.5 m मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, क्लियर। मेन फंक्शन पूछा जाता है, मेन फंक्शन क्या है, तो मेन फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो इसका मेन फंक्शन क्या है, ये न्यूरो मस्कुलर फंक्शन करता है, ठीक है। न्यूरोमस्कुलर फंक्शन इसके मेन फंक्शन है, नर्व्स और मसल के बीच में कोऑर्डिनेशन, मतलब मसल्स भी और नर्व्स भी दोनों में इसका काम है, ठीक है। और अगर ये लो हो जाए, ठीक है, मैग्नीशियम कम हो जाए तो क्या होगा, ट्रिमर, है ना, कंपन शुरू हो जाता है ना, कांपते हैं हाथ, एकदम से देखा होगा आपने, हाथ कांपने लगे, ट्रिमर्स बोलते हैं उस कंडीशन को, ठीक है। और क्या होगा, एरिथमिया, ठीक है, एरिथमिया, एरिथमिया, ठीक है। और अगर यही हाई हो जाए, मैग्नीशियम बढ़ गया, तो मैग्नीशियम हाई होगा तो रिफ्लेक्सेस कम हो जाते हैं, ठीक है। आपकी बॉडी के जो रिफ्लेक्सेस हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और मैग्नीशियम बढ़ने की कंडीशन को क्या बोलेंगे, हाइपर मैग्नीसीमिया, कम होने की हाइपोमैग्नीसीमिया, क्लियर। ये तो बहुत ईजी था, इसमें लिखवाने की मुझे जरूरत नहीं थी। रह गया क्या कुछ, पोटाशियम भी हो गया, सोडियम भी हो गया, कैल्शियम भी हो गया, हाँ क्लोराइड रह गया ना। चलो ये तो इंपॉर्टेंट है यार, क्लोराइड, इसको कर लेते हैं फिफ्थ क्या है, क्लोराइड। Cl से इसको हम डिनोट करते हैं। क्लोराइड की नॉर्मल वैल्यू पे अगर सवाल आए तो आपको पता होना चाहिए 98 से लेकर 106 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर इसकी नॉर्मल वैल्यू है। मेन फंक्शन से पूछा जाए क्या है इस इलेक्ट्रोलाइट का मेन फंक्शन, तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, एसिड बेस बैलेंस, ठीक है। एसिड बेस का बैलेंस इसका मेन फंक्शन है, क्लियर, समझ आ गया। और इसमें अगर चेंजेस याद रखना, क्लोराइड और सोडियम और क्लोराइड दोनों लिंक्ड हैं, क्लोराइड में अगर चेंजेस आएंगे तो इसमें भी ऑटोमेटिकली चेंजेस आते हैं, इंटरडिपेंडेंट है दोनों, क्लियर। और अगर क्लोराइड बढ़ जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर क्लोरीमिया। तो ये कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स थे जो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है तो यहीं पे मैं करवा दूं, तो 3-4 मैंने करवा दिए हैं। बढ़ते हैं डायरेक्टली हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहले क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा टाइम हमने लगा दिया, बट फिर भी मैं आपको एक चीज़ बताऊं, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर भी बात कर ली, हाइपर एमिसिव ग्रेविडम से हम स्टार्ट हुए थे, बट हमने काफ़ी सारी चीज़ों को वहीं पे डिस्कस कर दिया है। अब हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ईजी है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डायबिटीज इन प्रेगनेंसी। ऑप्शन से ही आपको आंसर पता चल जाएगा। प्रेगनेंसी है तो देखो जरा, प्रेगनेंसी और ये गेस्टेशनल कुछ एक जैसा नहीं लग रहा यार। ये प्रेगनेंसी में मतलब क्या है, प्रेगनेंसी मतलब माँ जो है वो प्रेग्नेंट है, उसके पेट में बच्चा है, उसके यूट्रस में बेबी है, और उसी बेबी जो वो ग्रो कर रहा है, बेबी हम पढ़ते नहीं है गेस्टेशनल एज, गेस्टेशनल प्रोसेस, तो ये गेस्टेशनल कुछ मिला जुला लग रहा है। तो गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस इसका आंसर है, वो तो बहुत ईजी है, आपने आंसर दे दिया होगा। बट वही बात आ गई कि हमको क्या बस इतना ईजी क्वेश्चन आता है, ये PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप ही के JK SSB के एग्जाम से मैंने उठाया, बट क्या इतना ईजी आएगा, नहीं, इसमें और भी एडिशन होंगी, वो हम आगे समझेंगे। बट यहाँ पे अब हमको देखो क्या क्या क्लू मिल गया।
एक तो हमको डायबिटीज़ इन मदर में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो हमको पढ़ने को मिलेंगे। साथ में देखो अब यहीं पे टाइप 1 डायबिटीज़ आ गया, यहीं पे टाइप 2 डायबिटीज़ आ गया। MODY, ये MODY क्या है? ये MODY बेसिकली मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ द यंग। क्लियर, ये भी हमको यहीं पढ़ने को मिल जाएगा। मतलब अब यहाँ पे 1 2 3 और 4 टॉपिक हम यहीं पे डिस्कस कर देंगे। तो आंसर इसका क्या है? आंसर को आप सबसे पहले टिक लगा देंगे। आंसर इसका है सी, गेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटस इसका आंसर है। बट क्या यहीं तक बात रुकेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं रुकेगी। इसके आगे अब हम बढ़ेंगे, समझेंगे और क्या क्या आएगा। डायबिटीज इन प्रेगनेंसी टॉपिक है, क्या क्या आएगा इससे क्वेश्चन तो समझते हैं, साथ साथ नोट भी करते हैं। तो चलो साथ साथ नोट भी करेंगे। लिखेंगे डायबिटीज इन प्रेगनेंसी। क्या है ये डायबिटीज इन प्रेगनेंसी? डायबिटीज इन प्रेगनेंसी, डायबिटीज आपको पता है कि कंडीशन है जिसमें कि शुगर का लेवल, जो कि ग्लूकोज का लेवल ब्लड में ज़्यादा आता है ना, उसी को हम डायबिटीज़ बोलते हैं। हाइपर डायबिटीज़ है ना, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, पिछले लेक्चर्स में काफ़ी इसके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। बट आज अब प्रेगनेंसी के रिलेटेड स्पेसिफिक आया है तो हमको कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम में पूछे जाएंगे वो यहीं पे निपटाने हैं। तो याद रखना, जो ये डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी है, यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से बनता है? तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है स्क्रीनिंग टेस्ट से। कैसे हम इसको टेस्ट करते हैं तो याद रखेंगे, स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में स्क्रीनिंग टेस्ट कैसे होता है इसका, तो याद रखना 75 ग्राम्स जो है ग्लूकोज दिया जाता है डायरेक्टली मदर को ओरली। ठीक है, तो 75 ग्राम ओरली ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, शॉर्ट में इसको लिखते हैं हम OGTT। ठीक है, अगर पूरा लिखना है पूरा भी लिख लो साथ साथ, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ओरली मदर को 75 ग्राम ग्लूकोज दिया जाता है। ठीक है, और याद रखना जो ये स्क्रीनिंग टेस्ट होता है ना, इसमें कोई मतलब वो नहीं है कि फास्टिंग वगैरह वैसा कुछ नहीं है, जब मर्जी तब दे दो। क्योंकि इसमें क्या है कि हम ओरली, हम सीधा देख रहे हैं कि ग्लूकोज जो है वो डायरेक्टली ओरली लेने के बाद ब्लड में कितना क्या रह रहा है और ब्लड से कैसे निकल रहा है, क्या सेल्स ले रही नहीं है, इंसुलिन प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं है, वो हमारा मतलब है यहाँ पे देखने का। तो स्क्रीनिंग टेस्ट इंडिया में 75 ग्राम ओरली ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट किया जाता है, जो कि इसमें कौन करवाता है ये टेस्ट, क्या है ये, तो याद रखना डायबिटीज इन प्रेगनेंसी स्टडी ग्रुप इंडिया, इसका मेथड है। ठीक है, तो लिख लेंगे कि इन्होंने ये मेथड बनाया था, तो याद रखना डिप्स, DIPSI। ठीक है, DIPSI मेथड इसको हम बोलते हैं, DIPSI मेथड इसको हम बोलते हैं। क्या है ये, इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो फुल फॉर्म इसकी है डायबिटीज इन प्रेगनेंसी स्टडी ग्रुप इंडिया। ठीक है, डायबिटीज इन प्रेगनेंसी स्टडी ग्रुप इंडिया। क्लियर, स्क्रीनिंग टेस्ट से क्वेश्चन आएगा। और क्या क्वेश्चन आएगा, तो याद रखना आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा ड्रग जो है वो सेफ है, कौन सा ड्रग दिया जाता है डायबिटिक मदर में, और मेटफॉर्मिन इसमें पहला ऑप्शन डालता है और बच्चे मेटफॉर्मिन के साथ चले जाते हैं। और सबको पता है कि ग्लूकोज ये क्या डायबिटीज की कंडीशन में हम पेशेंट को मेटफॉर्मिन देते हैं, तो यहाँ पे मेटफॉर्मिन देने की बिल्कुल गलती नहीं करनी है हमने। ठीक है, तो लिखेंगे बेस्ट एंड सेफ या सेफेस्ट ड्रग। ठीक है, कौन सा है, तो याद रखना इंसुलिन। क्लियर, याद रखेंगे इंसुलिन है। ठीक है, इसी को हम DOC भी बोलते हैं, DOC मीन ड्रग ऑफ चॉइस। ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी पूछा जाएगा तो इंसुलिन इसका आंसर होगा। और क्या पूछा जाता है, और पूछा जाता है इंसुलिन की रिक्वायरमेंट पे पूछा जाता है। ठीक है, इंसुलिन की रिक्वायरमेंट इंक्रीज कब होती है, तो याद रखना 2nd और 3rd ट्राइमेस्टर में इंसुलिन की रिक्वायरमेंट रहती है मदर में, क्योंकि तब उस टाइम पे ग्लूकोज ज़्यादा बढ़ता है। अब ये ग्लूकोज भी क्यों बढ़ता है ना मदर में, ये भी बॉडी की ही एनाटमी है, बॉडी की नीड है, कॉज बेबी को ग्रो करवाना है। बेबी को ग्रो करने के लिए ज़्यादा ग्लूकोज चाहिए, उसको ग्लूकोज की कमी नहीं होनी चाहिए, उसको बेबी को ग्लूकोज देने के लिए मदर की बॉडी जो है अपनी बॉडी में ग्लूकोज बढ़ा देती है। ठीक है, तो लिखेंगे इंसुलिन रिक्वायरमेंट इंक्रीज इन कब होती है, तो मैंने अभी बताया आपको 2nd एंड 3rd ट्राइमेस्टर। अब ये ट्राइमेस्टर क्या है बता चुका हूं पिछले लेक्चर्स में, बिल्कुल बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ यार, मतलब बिल्कुल बेसिक से लेकर आपको मैं हाई लेवल तक लेके जा रहा हूँ। ठीक है, अब आपका फर्ज बनता है कि इन लेक्चर्स को
बिल्कुल ध्यान से कॉपी साथ में रख के पॉइंट्स को नोट्स करते जाएं, जो जो नया पॉइंट मिलता है उसे नोट भी करते जाएं और मेरे साथ साथ रिवाइज भी करते जाएं। इसके अलावा हर दिन इसी चैनल पे आपको लेक्चर मिल रहे हैं, ठीक है। एक तो मैं लेक्चर अपने हर 2 दिन में एक बार ये लेक्चर आता है, उसके अलावा अगर आप देखोगे तो हर दिन MCQ ड्रिल आपके चैनल पे डाली जाती है। 35 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक उठा के उसके ऊपर हम MCQ की सीरीज डालते हैं। इवन उसकी अब हमने PPTs या उसकी अगर मैं आपको बताऊं कि उसकी स्लाइड्स भी अब आपको प्रोवाइड करवानी शुरू कर दिया हमारे टेलीग्राम चैनल पे, है ना। उसके अलावा अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं तो वहाँ पे व्हाट्सएप चैनल पे हैं PNW ऑफिशियल्स पे, वहाँ पे हर दिन 7 से 8 MCQ डाले जाते हैं। उसके आंसर बहुत सारे बच्चे करते हैं, ग्रुप में तो बहुत सारे हैं, बट बस 10 से 20% ही रिस्पॉन्ड करते हैं। और याद रखना, जिनकी सिलेक्शन है वो इन्हीं जो बच्चे रिस्पॉन्ड करें ना, इन्हीं में से उनकी सिलेक्शन भी होगी। सिर्फ ग्रुप ज्वाइन करने से कुछ नहीं होता, ग्रुप में अपनी प्रेजेंस आंसर देके दिखानी पड़ती है। क्लियर। इंसुलिन रिक्वायरमेंट जो है इंक्रीज होती है 2nd एंड 3rd ट्राइमेस्टर। यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है, और भी कोई क्वेश्चन बनेगा तो बिल्कुल बनता है। याद रखना, फीटस को क्या कॉम्प्लिकेशन आएगी अगर माँ जो है, माँ को डायबिटीज है ना, GDM है, गेस्टेशनल डायबिटिक मदर है, उसमें क्या कोई फीटस को कॉम्प्लिकेशन होती है, तो बिल्कुल क्वेश्चन आता है। PYQ आ चुके हैं इसके ऊपर, तो याद रखना PYQ कैसे आएगा, तो मोस्ट कॉमन फीटल कॉम्प्लिकेशन, मोस्ट कॉमन फीटल कॉम्प्लिकेशन कौन सी होती है, तो याद रखेंगे मैक्रोसोमिया, ठीक है। अब ये मैक्रोसोमिया क्या होता है ये भी बता चुका हूँ, चलो फिर भी लिख लेता हूँ। मैक्रोसोमिया बेसिकली क्या हो गया, मोर देन 4 kg वेट होता है बेबी का, ठीक है। जो बेबी पैदा हुआ उसका वेट जो होगा मोर देन 4 kg होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, मैक्रोसोमिया बोलते हैं। क्लियर। और भी कोई पॉइंट आएगा तो बिल्कुल आएगा, याद रखना। एक तो क्वेश्चन ये पूछता है फीटस की कॉम्प्लिकेशन से, और इसी को घुमा के ये पूछता है न्यूनेट की कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। तो न्यूनेट की क्या कॉम्प्लिकेशन होगी, मोस्ट कॉमन न्यूनेट कॉम्प्लिकेशन। मोस्ट कॉमन न्यूनेट कॉम्प्लिकेशन क्या है, तो याद रखना हाइपोग्लाइसीमिया। इसे हाइपोग्लाइसीमिया की प्रॉब्लम होती है। न्यूनेट में हमेशा जो ग्लूकोज होगा वो कम होगा, जो ये वाली कंडीशन जो GDM के बच्चे होते हैं, गेस्टेशनल डायबिटिक मदर के, क्योंकि उनमें इंसुलिन जो है वो ज़्यादा तेजी से काम करता है, इंसुलिन बढ़ जाता है। क्लियर। रेजिस्टेंस की वजह से। नेक्स्ट, क्या और भी कोई क्वेश्चन बनेगा, तो बिल्कुल क्वेश्चन बनता है, याद रखना। अब इसके साथ में एसोसिएटेड पे क्वेश्चन आता है कि एसोसिएटेड कंडीशन क्या है। अगर GDM है, मदर को डायबिटीज़ है, तो उसमें और क्या कोई कंडीशन आएगी बेबी को, और क्या कोई कंडीशन बनेगी उसमें, तो याद रखना एसोसिएटेड कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो याद रखना। अब देखो, एसोसिएटेड कंडीशन में अगर तो माँ को डायबिटीज़ है ना, डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ के दौरान क्या और कोई कॉम्प्लिकेशन आएगी, तो वो कॉम्प्लिकेशन आती है पॉलीहाइड्रोमिनोस की। पॉलीहाइड्रोमिनोस मतलब जो एमनेटिक फ्लूइड होगा वो बढ़ जाता है, ठीक है, पॉलीहाइड्रोमिनोस, ठीक है। पॉलीहाइड्रोमिनोस की कंडीशन आती है। आप मुझे अब कमेंट में बताएंगे कि हाइड्रोमिनोस, पॉलीहाइड्रोमिनोस कितना अमाउंट नॉर्मल होता है, एमनियोटिक फ्लूइड जो है नॉर्मल कितना है, और कितने से बढ़ेगा तो उसको हम पॉलीहाइड्रोमिनोस बोलेंगे, और कितने से कम होगा तो ऑलिगोहाइड्रोमिनोस बोलेंगे। तो ये कंडीशन आपको नॉर्मल कंडीशन भी बतानी है, पॉली भी बतानी है, और ऑलिगो भी बतानी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्या और कोई पॉइंट यहाँ से आता है, तो याद रखना लेबर के रिस्क के ऊपर क्वेश्चन आता है। तो मेजर लेबर रिस्क, मेजर लेबर रिस्क की बात मैं करूं तो शोल्डर डिस्टोसिया। लेबर के टाइम पे बेबी बड़ा होगा तो बेबी के शोल्डर डिस्टोसिया हो जाता है, ठीक है, शोल्डर डिस्टोसिया, ठीक है, शोल्डर डिस्टोसिया। यहां तक मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई। यहां पे देखो क्वेश्चन 1 था डायबिटीज इन प्रेगनेंसी से और क्या क्या बनेगा, तो मैंने आपको स्क्रीनिंग टेस्ट पे बता दिया है ना। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि ड्रग ऑफ चॉइस इसमें क्या है। उसके बाद इंसुलिन रिक्वायरमेंट कब बढ़ती है, तो टाइमिंग बता दी। फीटल कॉम्प्लिकेशन क्या है, न्यूनेटल कॉम्प्लिकेशन क्या है, एसोसिएटेड कंडीशन में क्या है, पॉलीहाइड्रोमिनोस आता है। मेजर लेबर रिस्क की बात करें तो शोल्डर डिस्टोसिया से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट, लेकिन चलो नेक्स्ट नहीं, पहले यहाँ पे हम ना अब ये भी निपटाते हैं, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस और टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस को भी यहीं पे, और मॉडी भी यहीं देख लेते हैं। चलो पहले हम स्टार्ट करते हैं टाइप 1 से। तो टाइप 1 लिखेंगे मेरे साथ साथ, टाइप 1, ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस, T1DM में शॉर्ट में लिख रहा हूँ। क्या है ये बेसिकली ये वाला जो डायबिटीज मेलाइटिस है, याद रखना ये ऑटो इम्यून होता है, ठीक है। क्या होता है ये, तो लिखेंगे ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ पैनक्रियाज या पैनक्रियाटिक, कौन सी सेल बनाती हैं, तो बीटा सेल्स बनाती है ना इंसुलिन को,
तो उसी पैनक्रियाज की बीटा सेल्स की डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स, और इसकी वजह से क्या होगा, लीडिंग टू एब्सोल्यूट इंसुलिन डेफिशिएंसी। इसकी वजह से क्या होगा, इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है, एब्सोल्यूट इंसुलिन डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, क्या सर यहाँ बस इतना ही क्वेश्चन बनेगा T1 DM में, बस इतना ही है? नहीं, इसके कॉजेज से क्वेश्चन आते हैं, याद रखना। तो मैं अगर कॉजेज की बात करूं तो याद रखेंगे बेसिकली ये क्या है, तो कॉजेज में आपने याद रखना है ये ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन है बीटा सेल्स की, तो ये ऑटो इम्यून है, ठीक है, ये ऑटो इम्यून है, ठीक है। एज से पूछा जाता है तो कॉमन एज क्या है इसकी, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस की कॉमन एज क्या है, तो कॉमन एज ग्रुप अगर हम बात करें, कॉमन एज ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो याद रखना, अब ऑटो इम्यून है तो बचपन में या तो चिल्ड्रन में देखने को मिलता है या एडोलिसेंट में। इसी को हम और क्या बोलते हैं, इसी को हम तभी जाके हम जो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस है इसको हम जुवेनाइल डायबिटीज भी बोलते हैं, जुवेनाइल डायबिटीज भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो इसमें इंसुलिन का जो लेवल होता है बहुत कम होता है, क्योंकि बीटा सेल्स जो बना रही थी वही डिस्ट्रॉय हो रही हैं, ठीक है। इंसुलिन का जो लेवल होगा वो क्या होगा, वेरी लो, इंसुलिन लेवल वेरी लो, या तो लो होगा या तो एब्सेंट ही होगा, ये भी कंडीशन आती है कि इंसुलिन है ही नहीं, ठीक है, समझ आ गया। और इसमें और क्या क्वेश्चन आता है, तो इसमें ना कॉम्प्लिकेशन पे क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी आप लिख रहे हो, ठीक है, स्टार मार्क में लगा रहा हूं इसमें। तो मोस्ट कॉमन acute complication क्या है, तो याद रखेंगे डायबिटीज कीटो एसिडोसिस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायबिटीज या डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, इसी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, DKA, शॉर्ट में इसी को क्या बोलते हैं, DKA, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। क्या होता है ये डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, कर ही लेते हैं इसको भी, लगे हाथ अच्छे से समझ लेते हैं। याद रखना डायबिटीज कीटो एसिडोसिस क्या है, ये बेसिकली ये इंसुलिन कम है ना, तो सीवियर लैक ऑफ इंसुलिन की वजह से क्या होता है, बॉडी जो है फैट का ब्रेकडाउन स्टार्ट करती है बहुत तेजी से, और उसी फैट के ब्रेकडाउन की वजह से टॉक्सिन क्रिएट हो जाते हैं, टॉक्सिक एसिड्स बनने स्टार्ट होते हैं, उन्हीं को हम कीटोन बोलते हैं, ठीक है। तो लिख ही लेते हैं इसको, सीवियर लैक ऑफ इंसुलिन की सीवियर कमी की वजह से क्या होगा, कॉजेज द बॉडी टू ब्रेक डाउन फैट टू फास्ट, ठीक है, फैट क्या होगा, टू फास्ट फैट का ब्रेकडाउन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, क्रिएटिंग टॉक्सिन या क्रिएटिंग टॉक्सिक एसिड, ठीक है, एसिड्स, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड कीटोन्स, ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे, कॉल्ड कीटोन्स, और यही कीटोन्स बनते हैं बॉडी में, इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। क्या यहाँ तक बात समझ आ गई। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस में हमने क्या देखा, डायबिटीज़ मेलाइटिस में हमने इसकी कंडीशन को देखा, इसके कॉजेज़ को देखा, है ना, एज ग्रुप को देखा, इंसुलिन के लेवल में क्या दिक्कत आती है, कितना कम हो जाता है, और मोस्ट कॉमन एक्यूट कॉम्प्लिकेशन में हमने डायबिटीज़ कीटो एसिडोसिस को भी देखा। क्या इतना ही आएगा? तो इतना तो नहीं, एक चीज़ और मैं इसमें बता दूँ, और क्या आएगा, तो इसमें और आ सकता है आपको ट्रीटमेंट पे। प्रॉब्लम तो बता दी, ट्रीटमेंट क्या है इसका, तो याद रखना यार, इंसुलिन बन ही नहीं रहा है, तो इंसुलिन नहीं बन रहा है मतलब क्या देंगे, लाइफ लॉन्ग इंसुलिन देंगे, ठीक है, लाइफ लॉन्ग इंसुलिन थेरेपी, लाइफ लॉन्ग इंसुलिन थेरेपी हम इसको देंगे, ठीक है। और इसमें याद रखना सिम्टम्स पे क्वेश्चन आता है, तो क्लासिकल सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं तो इसको कैसे याद रखोगे, 3 P से आप याद रखो, ठीक है, 3 P से याद रखो। क्या क्या है वो, 1 2 और 3 P। क्या है पहला P, क्या है, तो याद रखेंगे पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया मतलब बार बार यूरिनेशन होना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। और क्या है, पॉलीडिप्सिया,
बार बार प्यास लगना, एक्सेस थ्रस्ट, ठीक है, और पॉलीफेजिया, बार बार खाना खाना, बार बार भूख लगना, ठीक है। तो 3 पीस थे इसके। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस यहीं पे हो गया। अब टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस भी करवा ही देता हूँ, जगह निकालते हैं। तो ये जगह बन गई हमारे पास टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस के लिए भी। समझो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस, T2DM लिख रहा हूँ मैं शॉर्ट में। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस क्या है बेसिकली? और याद रखना, जो टाइप 1 होता है ना, ये रेयर होता है, ये कॉमन नहीं है, ठीक है। जो डायबिटीज़ आप देखते हो अपने घरों में ज़्यादातर, तो वो टाइप 2 होता है, वो टाइप 1 नहीं होता। जो अभी पढ़ेंगे हम टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस, वो होता है ज़्यादातर। तो चलो समझो इसको, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस क्या है। ये एक क्रॉनिक हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन है। तो लिखो क्रॉनिक हाइपरग्लाइसीमिया ड्यू टू इंसुलिन रेजिस्टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। इंसुलिन तो है, लेकिन इंसुलिन के खिलाफ रेजिस्टेंस है बॉडी में, ठीक है। इंसुलिन रेजिस्टेंस प्लस साथ में क्या है, साथ में रिलेटिव इंसुलिन डेफिशिएंसी। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से इंसुलिन की डेफिशिएंसी है, मतलब इंसुलिन है बॉडी में, नटशेल में ये बात है, ठीक है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ में कोई बीटा सेल जो है वो इफेक्ट नहीं हो रहे, हार्म नहीं हो रहे, या ऑटो इम्यून नहीं है, पैनक्रियाज पे कुछ नहीं, बस बेसिकली क्या है कि इंसुलिन की रेजिस्टिविटी है बॉडी में। मतलब सीधा अगर मैं आपको आसान भाषा में बताऊं तो इंसुलिन की यूटिलाइजेशन नहीं हो रही है। इंसुलिन का बेसिकली काम क्या है, याद रखो, इंसुलिन का काम है ब्लड में से ग्लूकोज को निकाल के सेल्स में डालना, जिससे कि ब्लड में जो है ग्लूकोज का लेवल कम रहे। ये काम है इंसुलिन का। लेकिन ये इंसुलिन काम ही नहीं कर पाता, ये ब्लड में से ग्लूकोज को निकलवा ही नहीं पाता, और ब्लड में ग्लूकोज बढ़ा हुआ रहता है, हाइपर ग्लाइसीमिया की कंडीशन रहती है। और इसका काम नहीं करना क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस है। क्लियर? ये शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया। अब डिटेल में पूरा टॉपिक बताएं तो वो इतना टाइम नहीं है, पेपर भी आपका आने वाला है, बट फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि एक क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ और उसी में 2-4 टॉपिक्स को निपटा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, और क्या चीज़ें आ सकती हैं टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस में? तो याद रखना, ये मोस्ट कॉमन टाइप है डायबिटीज़ का, ये मोस्ट कॉमन टाइप है, याद रखना, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डायबिटीज, ठीक है। मोस्ट कॉमन टाइप है ये डायबिटीज का। कितना? 90 से 95% केसेस में आपको टाइप 2 डायबिटीज ही देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें मेन डिफेक्ट क्या होता है? जैसे आपने टाइप 1 में देखा मेन डिफेक्ट क्या था, तो मेन डिफेक्ट बीटा सेल्स ही नहीं थे, बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो रहे थे, इंसुलिन की कमी हो रही थी। इसमें इंसुलिन की कमी है क्या? नहीं, इंसुलिन की कमी नहीं है। तो क्या है? इंसुलिन रेजिस्टेंस है। अब टाइप 1 और टाइप 2 में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत बेसिक बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। 11th-12th में ये पढ़ाई जाती हैं चीज़ें, बट अभी मैं बेसिक से बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जेकेएसएसबी में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बेसिक से क्वेश्चन उठते हैं। मेन डिफेक्ट जो है इंसुलिन की रेजिस्टेंस है इसमें। रिस्क क्या है इसमें? तो याद रखना, कॉमन, और जो ये पॉइंट्स लिखा रहा हूँ ना मैं, ये डायरेक्टली पॉइंट PYQs हैं, ठीक है। ये PYQ में आए हुए पॉइंट है, वहां से पॉइंट निकाल के मैं लिखा रहा हूँ आपको। कॉमन रिस्क फैक्टर क्या है इसका? कॉमन रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करें तो याद रखना, किन में सबसे ज्यादा देखा जाता है वो बात हो रही है। कॉमन रिस्क फैक्टर है ओबेसिटी। अब कोई बोलेगा सर ये ओबेसिटी क्या है, तो ओ से याद रखना यार, मोटा, ठीक है, शॉर्ट बता रहा हूँ। ओबीसी क्या है, ये ओबेसिटी क्या है बेसिकली? ओबेसिटी कैसे डिफाइन होती है? तो ओबेसिटी हम डिफाइन करते हैं एक मैजिकल चीज़ से, उसको हम बोलते हैं BMI। बता देता हूँ यार, BMI क्या हो गया? बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स होता है। बेसिकली क्या होता है? BMI की एक रेंज होती है। नॉर्मल BMI की रेंज कितनी है? नॉर्मल BMI की या आइडियल उसको हम बोलते हैं 18.5 से लेकर 25 तक। इसके बीच में अगर आपका BMI आ रहा है तो आप नॉर्मल हो। अगर इससे ज़्यादा आ रहा है तो आप ओवरवेट हो, बहुत ज़्यादा आ रहा है तो ओबीज हो, ठीक है, और ज़्यादा आ रहा है तो सीवियर ओबीज हो, कम आ रहा है तो अंडरवेट हो। यहाँ से पता चलता है हमको, BMI से पता चलता है ओबीज का। और अगर हम ओवरवेट की बात करें तो कितना है? 25 से अगर ये 29.9 तक रहेगा, इसी को हम क्या बोलेंगे? ओवरवेट। इंडिया में भी ज़्यादातर ओवरवेट देखे पाए जा रहे हैं बच्चों में, क्योंकि जो डेली लाइफ एक्टिविटीज़ हैं कम हो चुकी हैं, है ना, सिटिंग ज़्यादा हो चुकी है, तो उस वजह से, ठीक है। बट अमेरिका और जो अर्बन कंट्रीज़, जो कि फुली डेवलप्ड कंट्रीज़ है, वहाँ पे ओबीज केसेस ज़्यादा आ रहे हैं ना, ओबेसिटी ज़्यादा है, इसलिए डायबिटिक रिस्क, डायबिटिक कैपिटल है आपका अमेरिका, ठीक है। तो ये रीज़न है उसका ओबेसिटी का। क्लियर? तो ओबेसिटी से ज़्यादा, इसने ज़्यादा क्या बोलूँ इसमें, ईजी था ये। आगे और क्या क्वेश्चन आएगा? तो ड्रग है, हाँ बिल्कुल ड्रग है यहाँ पे। फर्स्ट लाइन ड्रग याद रखना, ऐसे करके क्वेश्चन आता है, फर्स्ट लाइन ड्रग। फर्स्ट लाइन ड्रग क्या है? अब यहाँ ये वाली ड्रग आएगी मेटफॉर्मिन, जो कि सबके मुंह पे ही होती है ना। जैसे ही डायबिटीज आए तो सबको याद होता है कि मेटफॉर्मिन,
तो ये मेटफॉर्मिन यहाँ देनी है, ना कि आप गेस्टेशनल डायबिटिक मदर को दे दोगे, है ना, मदर को नहीं देनी है, ठीक है। मेटफॉर्मिन क्लियर। एज ग्रुप से क्वेश्चन आया तो एज ग्रुप से अगर क्वेश्चन आया तो याद रखना ये यूजुअली जो है देखा गया है यूजुअली एडल्ट्स में, ठीक है। कब? मोर देन 40 ईयर्स, मोर देन 40 ईयर्स, ठीक है। अब लेकिन अब का अगर मैं ट्रेंड आपको बताऊं तो ये यंग एडल्ट्स में भी देखा जा रहा है, क्योंकि वही बात होगी ना, डेली लाइफ एक्टिविटीज़ कम हो चुकी हैं, खाना पीना अजीब सा हो चुका है ना। तो हो गया टाइप 1 डायबिटीज़ में मैंने यही करवा दिया, टाइप 2 भी करवा दिया। ये MODY भी थोड़ा सा इसमें भी कुछ 1-2 पॉइंट लिखवा देता हूँ, क्योंकि इसको नहीं छोड़ते हैं यार। ऐसे इससे कोई क्वेश्चन आया नहीं अभी तक, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी लिख लो, कोई पता नहीं यहीं से, क्योंकि ऑप्शन में है तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। MODY क्या है ये, ठीक है। MODY क्या है? ये बेसिकली मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ द यंग, ठीक है। मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ द यंग, इसकी फुल फॉर्म है। क्या है ये MODY? तो ये बेसिकली मोनोजेनिक मतलब सिंगल जीन, ठीक है। मोनोजेनिक मतलब सिंगल जीन इनहेरिटेड डिसऑर्डर है या इनहेरिटेड डायबिटीज है, ठीक है। इनहेरिटेड डायबिटीज विद ऑटोसोमल डोमिनेंस, ठीक है। ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस, ठीक है। ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस अकर इन यंग, ठीक है, अकर इन यंग या नॉन ओबीज पेशेंट। तो देखो एक ओबीज से देखा, अगर नॉन ओबीज से, ये कीवर्ड यहाँ पे है नॉन ओबीज वाला, ठीक है, ये याद रखना है आपने, ठीक है। तो ये क्या है? मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ द यंग है। मोनोजेनिक सिंगल जीन जो है इनहेरिट करता है डायबिटीज को विद ऑटोसोमल डोमिनेंस इनहेरिटेंस। ऑटोसोम आपको पता है ना, अब जीन्स आपने पढ़े होंगे, जेनेटिक्स आपने पढ़ी होगी, तो वहाँ पे आपको ऑटोसोम के बारे में तो जरूर बताया गया होगा, है ना। हमारी बॉडी में जीन्स होते हैं ना, 23 पेयर ऑफ जीन है हमारी बॉडी में। इन 23 पेयर में 22 जो है वो ऑटोसोम्स हैं, है ना, और उसके बाद 23rd जो है वो सेक्स लिंक्ड है, सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम। तो ये सब आपने होप सो पढ़ा ही होगा, बिल्कुल बेसिक है ये, तो इसमें क्या ही मैं आपको बताऊं। तो देखो क्या क्या चीज़ें हमने देख ली। तो हमने इसमें टाइप 1 डायबिटीज़ को देख लिया, टाइप 2 डायबिटीज़ को देख लिया, गेस्टेशनल डायबिटीज़ को देख लिया, और हमने इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात की। टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, मैंने और भी क्वेश्चंस कुछ रखे थे, बट अभी स्टिल नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है इसमें, काफ़ी ज़्यादा बड़ा लेक्चर हो जाएगा। फिर क्या होता है कि अपलोड में थोड़ी दिक्कत आती है, इसलिए इसको हम यहीं पे रोकते हैं। अब देखो क्वेश्चन हमने 2 डिस्कस किए, बट हमने इसमें क्या क्या डिस्कस किया? हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की, जैसे हमने डायबिटीज़ को पूरा पढ़ लिया, डायबिटीज़ 1 है ना, टाइप 1, टाइप 2, उसके बाद MODY को पढ़ लिया, डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते थे वो पढ़ लिया। हाइपरेमेसिस ग्रेविडम हमारे सामने क्या आ गया? हमने हाइपरेमेसिस ग्रेविडम की कंडीशन, कॉजेज, टाइम, अकरेंस, है ना, हाइपरनेट्रीमिया के बारे में, है ना, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरकैल्सीमिया। उसके बाद हमने क्या क्या देखा? हमने इलेक्ट्रोलाइट को पूरी डिटेल में पढ़ लिया, वर्निक्स एनकेफेलोपैथी को भी हमने यहीं पे समझ लिया है ना। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे समझ ली हैं। तो होप सो आपको ये लेक्चर काफ़ी अच्छा और हेल्पफुल लगा होगा। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि आप ये जो हमारी ग्रोइंग कम्युनिटी है, जहाँ पे हम रोज़ लेक्चर डाल रहे हैं, हर दिन जो है मतलब हर दिन आपको MCQ प्रैक्टिस के लिए ड्रिल आती है यूट्यूब पे। उसके अलावा हर 2 दिन में मैं अपना खुद का लेक्चर डालता हूँ, जो कि आज अभी हमारा 3rd पार्ट था। उसके अलावा आपको क्या करना है कि इंस्टाग्राम पे हमारे से जुड़ने के लिए आपको इंस्टाग्राम पे PNW ऑफिशियल सर्च करना है, सेम इसी तरह का लोगो आ जाएगा। आपने इस चैनल को फॉलो करना है, क्योंकि यहाँ पे रोज़ मेडिकल की कुछ रील्स, कुछ इन्फॉर्मेशन, खासकर नोट्स और टिप्स एंड ट्रिक्स डाली जा रही हैं। और जो ये लेक्चर्स मैं दे रहा हूँ आपको, इनकी PPTs की, मतलब ये वाली की अभी PPTs नहीं है, बट इससे पहले जो बाकी जो लेक्चर रोज आ रहे हैं उनकी स्लाइड्स आपको एज इट इज़ टेलीग्राम पे अपलोडेड मिल जाती हैं। आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी अपडेट्स चैनल के रिकॉर्डिंग, कुछ भी जो भी नई चीज़ आ रही है अभी आने वाले टाइम में हम एक अच्छी सी जो है टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर देंगे। अभी कुछ का तो फ्री किट का तो शायद अनाउंसमेंट हो चुका है, तो फ्री किट तो चल ही रही है। उसके अलावा अभी हम कर रहे हैं तैयारी जो कि रेलेवेंट रहे आपके JK SSB, FMPSW, MMPSW, GMC हंदवाड़ा, GMC उधमपुर। थोड़ा सा रिसर्च चल रहा है जिसके ऊपर, क्योंकि हम कंटेंट जो है क्वालिटी कंटेंट देना चाहते हैं, ऐसे ही फालतू की चीज़ें आपको डायरेक्टली नहीं देना चाहते, ठीक है। तो उस पर काम चल रहा है। तो आपने क्या करना है, तब तक इन तीनों कम्युनिटीज़ में हमारे साथ जुड़े रहना है, क्योंकि तीनों पे अलग अलग चीज़ें आ रही हैं। टेलीग्राम पे भी रोज़ MCQ 3, 4, 5 चढ़ते हैं, व्हाट्सएप पे 7 से 8 MCQ चलते हैं। तो यहाँ पे आंसर आपने देना है, रिएक्ट आपने करना है। यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, तो तीनों जगहों पे आपने हमको फॉलो करके रखना है।
अब कैसे फॉलो करना है, आप इंस्टाग्राम पे हमें डीएम कर सकते हैं, हम आपको व्हाट्सएप का लिंक वहाँ पे भेज देते हैं, इवन वहीं पे हम आपको टेलीग्राम का भी लिंक भेज देंगे। ठीक है, अगर तब भी नहीं, इंस्टाग्राम नहीं है हमारे पास सर, तो आप सिंपली हमारे डिस्क्रिप्शन में चले जाओ। जब आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ पे नीचे लिंक्स का ऑप्शन दिया है, इंस्टाग्राम पे दबाओ, लिंक फॉलो कर दो, व्हाट्सएप पे लिंक दबाओ, ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम पे के लिंक पे दबाओ, टेलीग्राम को ज्वाइन कर दो। इसी तरह से अपने हमारी कम्युनिटी से जुड़ना है। हमेशा PNW जो है वो स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए आगे है। आज थोड़े कम ही क्वेश्चन डिस्कस हो पाए, बट टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा यहीं पे डिस्कस हो गए। बट जो नेक्स्ट पार्ट है 14th पार्ट, इसमें हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि बहुत रेलेवेंट है, और खासकर OBG के हाई यील्डिंग टॉपिक इसमें मैं कवर भी करवा दूंगा, जैसे कि लेबर है ना, लेबर एपिसोड वगैरह शायद मुझे लग रहा है वो वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, तो मैं वही मतलब क्वेश्चंस के बीच में ही आपको टॉपिक भी करवा दूंगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो मिलते हैं अपने